हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज जो हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो है पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। सो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो रिकमेंडेशंस में जाएंगी। अब देखें, अंकल चिप्स आप लोग जो उनसे अपने बाकी मेडिकल कॉलेजेस के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर नहीं करते, तो अंकल चिप्स अब ट्रेन पे बैठ के जा रहे हैं और वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में खुद जाएंगे और वो उन्हें कहेंगे कि आप लाल घंटा दबाएं। ठीक है, तो देखें, अब आप अच्छा नहीं कर रहे तो फिर अंकल चिप्स को जो उनसे ना वो खुद जाना पड़ रहा है। सो इस तरह ना करें, लाल घंटे को दबाएं ताकि वीडियोस रिकमेंडेशंस में जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एपोप्टोसिस के पाथवे होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का दूसरा नाम होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसका दूसरा नाम होता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर आंसर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं ना। एक पाथवे ये है जो मैंने यहाँ तक ड्रा किया हुआ है, ठीक है, और एक पाथवे जो उनसे है वो यहाँ तक है। अब ये जो ये वाला ये है ना, ये दोनों का मिक्स है, मतलब एंड पे आकर दोनों पाथवेज मिल जाते होते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे पे। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है ना वो कब एक्टिवेट होता है, वो जीडीपी उसको एक्टिवेट करती है। अब जीडीपी से क्या होता है, मतलब ग्रोथ फैक्टर होता है ना एक्स, ग्रोथ फैक्टर अगर वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, ग्रोथ फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाए, डीएनए डैमेज हो जाए या कोई प्रोटीन की मिसफॉल्डिंग हो जाए। ठीक है, तीन स्टिमुलस हैं इसके, डीएनए डैमेज हो जाए, प्रोटीन मिसफॉल्डिंग हो जाए या ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए। इन तीन केसेस में तो हमारे पास क्या होगा, जो होते हैं ना सेल्स के BH3 जो सेंसर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो BH3 सेंसर्स एक्टिवेट होंगे तो वो आगे दो तरह के जीन्स से उनका जो उनसा होता है ना रिलेशन होता है। एक होता है एपोप्टोटिक जीन्स और एक होते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। अब ये क्या करेंगे, ये जो एपोप्टोटिक जीन्स होंगे ना उनको करेंगे स्टिमुलेट। ठीक है, और जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है ना उसको करेंगे ये क्या उसे कहते हैं, उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं वो होते हैं BCL2 BCLX, और जो एपोप्टोटिक जीन्स होते हैं वो होते हैं बैक और बैड। ठीक है, जैसे ही जीडीपी एक्टिवेट हुआ, मतलब जीडीपी स्टिमुलस आया तो BH3 सेंसर एक्टिवेट होंगे, उन्होंने जाके एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को क्या करना है, स्टिमुलेट कर देना। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होना है, जैसे ये प्रोटीन प्रोटीन्स स्टिमुलेट होंगी तो ये बैक्स और बैड जो बैक ये एक्टिवेट होंगी तो इन्होंने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दो काम करने हैं। एक तो इन्होंने साइटोक्रोम C को एक्टिवेट कर देना है, और एक उन्होंने एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देना है, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स को। ठीक है, अब एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स और साइटोक्रोम C जो है ना ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये इस पाथवे को आप यहाँ तक याद रखें। जो दूसरा पाथवे है वो मैं आपको बताता हूँ, और दोनों ने आके मिल के आगे ये काम करना है। ठीक है, तो जैसे ही जीडीपी स्टिमुलस आएगा, जीडीपी स्टिमुलस ने BH3 सेंसर्स को एक्टिवेट करना है, एपोप्टोटिक जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। अब आ जाता है हमारे पास डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब जो डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है, डेथ रिसेप्टर पाथवे के अंदर जो है ना वो होती हैं, क्या उसे कहते हैं, रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब दो लाइगेंड्स होते हैं और उनके रिसेप्टर्स होते हैं। जो हमारे पास आ जाता है, क्या उसे कहते हैं, फास्ट लाइगेंड और TNF लाइगेंड। अब जो फास्ट लाइगेंड होता है उसके लिए फास्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो TNF लाइगेंड होता है उसके लिए TNF रिसेप्टर्स होते हैं। सो क्या होगा, जैसे फास्ट लाइगेंड और TNF लाइगेंड जाके अपने फास्ट रिसेप्टर्स और TNF रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे आके बाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एडॉप्टर प्रोटीन्स उनसे ना वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ से एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर और साइटोक्रोम C एक्टिवेट थे, यहाँ पे एडॉप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट थी। इन दोनों ने कंबाइन कर होकर ना प्रोकैस्पेज को, जो हमारे सेल के अंदर होते हैं ना, प्रोकैस्पेज को एक्टिवेट कर देने। तो अब जो प्रोकैस्पेज होगी उसने जो उनसे ना वो कैस्पेज में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक हो गया। अब जो कैस्पेज होगा उसके दो काम है, एक तो वो एंडोन्यूक्लियोसिस को एक्टिवेट करता है और एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब एंडोन्यूक्लियोसिस ने क्या करना है, डीएनए आरएनए की ब्रेकडाउन कर देनी है। ठीक है, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ने क्या करना है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो लाइसिस करते हैं प्रोटीन्स की।
तो जो है ना साइटोस्केलेटन ऑफ साइटोप्लाज्म उसकी लाइसिस करेंगे और साइटोस्केलेटन ऑफ न्यूक्लियस इसकी लाइसिस करेंगे। ठीक है, एक आ गया हमारे पास एंडोन्यूक्लियोसिस और दूसरा आ गया प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स। एंडोन्यूक्लियोसिस ने डीएनए आरएनए को तोड़ना है और अब डीएनए आरएनए टूट गया, बाकी न्यूक्लियस का साइटोस्केलेटन रह गया और जो है साइटोप्लाज्म उसका साइटोस्केलेटन रह गया, तो उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो एपोप्टोसिस हो जाती है, सेल खत्म जो है ना प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। तो मैं होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। आपने याद रखना है कि एक पाथवे को इस तरह से इधर चलाना है, दूसरा पाथवे जो है ना वो आपका ऐसे चलेगा, दोनों ने आगे मिल जाना है, प्रो कैस्पेस को कैस्पेस में कन्वर्ट करना है और उसने फिर लाइसेंस करवा देना डिफरेंट कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।